आज MIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब का बेलागंज में हाजी तनवीर साहब ने अपने समर्थकों के साथ किए भव्य स्वागत। उसके बाद अख्तरुल इमाम साहब ने बेलागंज के जनता से किए मुलाकात। बेलागंज की जनता से मुलाकात करने के बाद अपने काफिलों के साथ इमामगंज के लिए हो गए रवाना। इमामगंज पहुंचकर एक जनसभा को किया संबोधित। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और हाँ, अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे फॉलो जरूर कर दीजिएगा। इमाम साहब को बुके देकर सम्मानित करेंगे। एहसान अख्तर साहब, जामिन अली साहब, गुजारिश है कि वो जो है अभी रुकिएगा सर, रुकिएगा। तो यहाँ पर आदाब मंच की संचालन कर रहे हमारे भाई मुशफिक साहब, अध्यक्षता कर रहे हमारे जिला अध्यक्ष तफरुल बारी साहब, प्रदेश से आए हमारे खुसूसी मेहमान बिहार सूबे के अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब, युवा के अध्यक्ष प्रदेश के हमारे आदिल हसन साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब, पार्टी के सचिव राणा रंजीत साहब, मंच पर उपस्थित हमारे जिला प्रधान तालिब मीरानी साहब, नगर अध्यक्ष आसिफ एहसन साहब, उपाध्यक्ष शकील भाई और भी तमाम हमारे इरफान साहब जो पार्टी से हमारे सबसे पुराने आदमी हैं, और भी तमाम जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और ये मजलिस के दीवारों को मैं अपने तहे दिल से सलाम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और इमामगंज की जमीन पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इमामगंज में आए हैं। ये वही इमामगंज है जहाँ से आपके अभी वर्तमान विधायक गया से चुनाव जीत चुके, लोकसभा जीत चुके हैं, और यही विधायक है जो यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन यहाँ की बदहाली देखने को बनती है। जिस तरह का सड़क है, सड़क की व्यवस्था देख लीजिए, स्कूल की व्यवस्था देख लीजिए, ये हमारा गांधी मैदान की व्यवस्था देख लीजिए, ये देखते ही बन रहा है। आप लोगों से उम्मीद है, आप लोग से यकीन है कि इस पे गौर और फिक्र करिए कि हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि हम सिर्फ अपने जात के नाम पे वोट कर रहे हैं। हमारे वोट का सौदा हो रहा है। आप लोगों को जागने की जरूरत है, मजलिस को मजबूत करने की जरूरत है। अगर मजलिस यहाँ मजबूत होती है तो पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज जाएगा कि मजलिस के दीवाने इमामगंज एक छोटा सा विधानसभा है, वहां भी हम लोग जीत कर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी यहाँ पर हमारे दो संभावित प्रत्याशी हैं और वो भी आपसे मुखातिब होंगे, और हम अपनी बातों को रखते हैं और इस चीज के साथ आपसे विदा लेते हैं कि आप हमें वादा कीजिए कि आप लड़ेंगे और मजलिस को जिताएंगे। एक बार हाथ उठा के बोल दीजिए कि हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। कि जिस सीमांचल की धरती से उठा वो इंसान जो सीमांचल का शेर कहा जाता है, जिसके साथ मैं खुद लोकसभा इलेक्शन में मैंने साथ रहा और देखा कि सीमांचल की धरती पर जिस तरह से उन्होंने इनकलाब पैदा किया और एक वक्त की हुकूमत को जो नवाबों की तरह सोए रहते थे, डॉक्टर जावेद आजाद चुनाव तो जीत गए, लेकिन उन्हें अपने एसी से और दिल्ली से आकर किशनगंज की सड़कों पर घूमने के लिए मजबूर किया। नीतीश कुमार को सभा करने पर मजबूर किया, तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को, इन सब लोगों को जो जिस तरह से उन्होंने मजबूर किया है किशनगंज में, और किशनगंज में जिस तरह से इनकलाब पैदा किया है, मुझे उम्मीद है कि अगर आप मौका देंगे AIMIM को, तो जिस तरह से आपने विधानसभा अमौर को इन्होंने चमकाया है, उसी तरह से इमामगंज विधानसभा चमकेगा। शायद इसीलिए नवाज़े फितरत ने बड़े अछूते अंदाज में कहा है कि हजार चश्मा तेरी संगराह से फूटे,
खुद ही में डूबकर ज़र्बे कलीम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो अब आपके सामने मौजूद हैं बिहार प्रदेश के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब। वतन अजीज की सबसे मशहूर तरीन ज्ञान और ध्यान की धरती गया के मशहूर हलका इमामगंज में आज के इस इनकलाबी और कारकुनों के इजलास के सदर जनाबे भाई जफरुल बारी साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गया, शहनसी पे तशरीफ फरमा, पार्टी के रीढ़ की हड्डी की मानिंद उनके दिल और दिमाग और धड़कनों से जिसको ताबीर किया जाए, पार्टी के बुजुर्ग लीडर जनाबे इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट और कौमी तर्जुमान भाई जनाबे आदिल हसन एडवोकेट साहब, गया के हमारे पार्टी के दिगर जिम्मेदारान अजीजी जावेद बाबू, भाई मीरानी साहब, भाई जनाबे एहसान साहब, बेलागंज से ताल्लुक रखने वाले अजीजी इंजीनियर शकील साहब, भाई जनाबे जामिन साहब, भाई जनाबे तनवीर साहब, किसान मजदूर भाइयों और मीडिया के दयानतदार साथियों, इस वक्त MIM क्या कुछ करती है, क्या करना चाहती है, उसके ताल्लुक से पार्टी के जिम्मेदार लीडरों ने अपनी बात रख दी है। मैं अजीजी मुश्फिक का भी बड़ा ममनून मशकूर हूं जिसने बड़ी बेहतर तौर पर आज के महफिल की निजामत की है। इस वक्त 2-3 बुनियादी बातें जिनकी तरफ मैं इशारा करना जरूरी समझता हूं, आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मुल्क के आजादी के 78 साल हो गए। अगर इस देश का मूल निवासी कोई है तो दलित है। इस देश की बुनियाद अगर कोई है तो दलित है। जब मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और गांधी जी ने जब लोगों को आजादी का न्योता दिया तो बड़े बड़े लोगों ने गांधी को क्या कहा, गांधी अंग्रेजों से लड़ना तेरे बस का रोग नहीं, मेरे बस का रोग नहीं, गांधी ने कहा लोगों से। तो लोगों ने गांधी को उल्टा सबक पढ़ाया कि गांधी मां ने बड़ी आशाओं के साथ तुम्हें बैरिस्टर बनवाया है, तुम्हारी पत्नी की भी बहुत सारी आशाएं तुमसे जुड़ी हुई है, जाओ कोर्ट में मुकदमे लड़ो, बैरिस्टर बने हो, कुछ कमाओ, ये मुल्क को आजाद करना बस का रोग नहीं। दालान के लोगों ने मौलाना आजाद के पास गए, गांधी मायूस होकर कहा कि मौलाना आप मुल्क को आजाद कराने की बात करते हैं, मैं तो जिनके पास भी जाता हूं मुल्क की आजादी के लिए कोई लड़ने को तैयार नहीं है। कहा कि किनके पास तुम गए? तो गांधी ने बताया मैं प्रोफेसर के पास गया, डॉक्टरों के पास गया, इंजीनियर्स के पास गया, जमींदारों के पास गया, कारोबारियों के पास गया, जिस पर समाज खड़ा है मैं उन लोगों के पास गया। तो मौलाना आजाद ने बड़े पते की बात कही, कहा गांधी तूने कानून की किताब पढ़ी है, तूने इंसानी समाज की बुनियाद की तारीख नहीं पढ़ी है। तुम जिस इनकलाब को बर्पा करना चाहते हो, जिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहते हो, समाज के जिन लोगों का तुमने नाम लिया है, इसमें तो आधे दलाल है जो अंग्रेजों की दलाली करते हैं, आधे वो लोग हैं जो लोग देशवासियों पर अंग्रेजों के जुल्म को स्थापित रखना चाहते हैं ताकि अपनी रोटी से गए। सुन लो गांधी, आग जब भी लगती है सूखी लकड़ी में लगती है, कच्ची लकड़ी में नहीं लगती। तुमको अगर देश आजाद कराना है तो गरीबों की झोपड़ी हो जाओ। गरीब जब बेदार हो जाएगा तो मुल्क आजाद हो जाएगा। ये दुनिया आलम असबाब है। जो कौम प्रयास करेगी उसकी तकदीर बदलेगी, जो कौम निहत्ते बनकर घर में बैठ के रहेगी वो दुनिया में जलीलो खार होगी। अपने आप को बदलने के लिए MIM ये कहने नहीं आई है, बैरिस्टर सौदीन अवैसी पूरे मुल्क में जो आज जीवानी की तरफ अपना पैगाम दे रहा है, अपने बेटे को नेता बनाने के लिए नहीं। अगर आज आपके दरमियान में अगर आ रहा है मांझी तो अपने बेटा और बहू की कुर्सी के लिए आ रहा है। आज उदय नारायण चौधरी आ रहे हैं तो अपने लोगों के लिए आ रहे हैं।
आज अगर राजद के लोग आप अगर यहाँ किसी मांझी को, किसी पासवान को टिकट दे रहे हैं, वो आपके उत्थान के लिए नहीं, वो बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। एक इंसान है पूरे देश में जो मानवता का दिल अपने दरमियान, दिल में, सीने में रखता है, जो आपकी तकलीफ को अपनी तकलीफ महसूस करता है। बैरिस्टर सैफुद्दीन अवैसी ने बिहार का झंडा हम लोग के हाथों में दिया, यही कहा वक्त जरूरत पड़ जाए तो समर्थन दे देना गरीबों के नाम पर, लेकिन कभी वजारत की कुर्सी नहीं लेना, क्योंकि मैं वजारत की कुर्सी के लिए राजनीति नहीं कर रहा हूं। दलित और मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज वो अपने बेटे के लिए नहीं, आपके लड़ाई लड़ने आया। आने वाले दिनों में, कुछ दिनों के अंदर में यहां पर इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। फिर आप कहिएगा एक आदमी जीतकर क्या करेगा? ये नादान वाली बात है। तुम्हारे दुश्मन के 4 बेटे हो, तुम्हारे घर में 1 बेटा हो, तो क्या कहोगे? एक बेटा पैदा हुआ, क्या करेगा? मेरे दुश्मन के घर में 4 बेटे हैं, क्या गला दबा दोगे? नहीं, बल्कि ये कोशिश करोगे कि मेरा 1 बेटा इतना पढ़ा लिखा हो, जिस्मानी एतबार से इतना मजबूत हो कि वो 4 का मुकाबला कर सके। और आज आपका 1 बेटा और एक भाई अख्तरुल ईमान है, 243 लोगों के दरमियान में आपकी वकालत में कहीं अपनी जबान को बंद नहीं रखता है। यकीन जानिए, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि मेरे खातिर नहीं, अपने मन में डूब के पा जा तू सुराग जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। इमामगंज के गैरतमंद नौजवानों, इमामगंज की नेक सिफत और पाकीज़ा बेटियों, मैं तुम्हें पैगाम देने के लिए आया हूं कि जंग के मैदान में जब हमारे सिपाही घायल हुए तो बेटियों ने जख्म पट्टी उनकी बांधी थी। तुम्हारे बगैर हमारी लड़ाई अधूरी। मैं तुम्हें यहां पाकर बहुत खुश हूं इस मामले में कि आने वाले इलेक्शन में यही जो आप यहां पर बैठे हुए लोग हैं, मैं आपकी पेशानी की लकीरों को पढ़ रहा हूं, आपके चेहरे के इत्मीनान को देख रहा हूं। आप जिस चट्टानी एकता के साथ, जिस सब्र सुकून के साथ यहां पर बैठे हैं, वो इस बात की अलामत है कि आगामी इलेक्शन के लिए आप संजीदा है। और मैं खुदा से डर के कहता हूं, अगर यही बैठी हुई जमात ने तय कर लिया कि यहां किसी दलाल की पार्टी को जीतने नहीं देंगे, एमआईएम की पार्टी को ही, एमआईएम के सिपाही को जिताएंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको शिकस्त से दो चार नहीं कर सकती है। आइए, एक बार मेरी बातों से इत्तेफाक है आप लोगों को, जो बातें मैंने कही, दलितों और अकलियतों के साथ जो नाइंसाफी हुई है इस इलाके में, जो गरीबों को पढ़ने से रोका गया, नौकरी से रोका गया, बीमारों को दवा नहीं मिल पाई। नीतीश कुमार ने वादा किया था मैं पलायन को रोकूंगा, लेकिन अभी रिपोर्ट आई है कि लगभग 2.5 करोड़ लोग बिहार के पलायन किए हुए। यही नीतीश कुमार क्या कहा था? बच्चा बीमार हो जाए तो मां अपने बच्चे को सीने से लगाती है। राज्य के मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि अगर उसका आदमी कहीं परेशान है तो उसके बारे में फिक्रमंद हो। कोरोना में यही गरीब जिन लोगों ने परदेश में कमाकर पैसा भेजा बिहार को, इन गरीबों के लिए रास्ता रोकने का काम यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। याद रखो भाइयों, जो कौम अपने याददाश्त को कमजोर कर देती है वो जालिमों से कभी इंसाफ नहीं ले सकती है। मैं आज भी आपके मंच से या कहना चाहता हूं राजद से, मैं कहना चाहता हूं नीतीश कुमार से कि 90 से लेकर अभी तक दोनों की हुकूमत 34 साल की रही है। आप बता दो, आप व्हाइट पेपर जारी करो। इन 34 सालों में आपने कहा समाजी न्याय की बात की लालू जी ने, और नीतीश जी ने क्या कहा? इंसाफ अदल के साथ, तरक्की इंसाफ के साथ। और एक दीवाना जो बैठा हुआ है मोदी, जो सत्य के नशे में चूर रहता है, सबका साथ सबका विकास, जिसने मुट्ठी भर लोगों का विकास करके पूरे देश का विनाश किया है। और कांग्रेस ने हमेशा मसलहत की चादर ओढ़ी, पंच में जिसकी भीड़ देखी उसी के बारे में बात कर ली। और आज मुसलमानों, बाबरी मस्जिद तुम्हारी टूटी है, तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाता है जब बाबरी मस्जिद का नजारा तुम्हारे सामने में होता है। गुजरात के 2002 के वाकये को याद करो, मां के सामने में बेटी की आबरूरेजी हो रही है, जवान भाई के हाथ काट दिए गए हैं, उसकी बहनों को जलील किया जा रहा है, और आज तक इंसाफ नहीं मिल सका। क्या इन जालिमों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ोगे? इन जालिमों के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हो तो जो लोग उनका साथ दे रहे हैं उनके खिलाफ उठो। कोई तुम्हारा हमदर्द और मसीहा नहीं है। दलित और मुसलमानों की मोहब्बत हमेशा रही है। इस दलित और मुसलमानों की मोहब्बत को कायम करो। यकीनन है रिजर्वेशन की वजह से यहाँ का जो लीडर होगा, यहाँ का जो उम्मीदवार होगा, दलित भाई होगा।
तुम उसे मत समझना वो मुशर्रफ के पास ही है, तुम उसे समझना ये उसी आदम की औलाद है जिसकी औलाद हम हैं। और भी लोग आए हैं और लोग हमें ठगने के लिए आए हैं, ये हमें इंसाफ दिलाने के लिए आया है। जिस दिन आपने इंसाफ की आवाज लगाने वाले का साथ दिया तो आपकी नस्लों को भी इंसाफ मिलेगा। ये बात हमने बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे कही है। हम उम्मीद करते हैं कि इन बातों से किसी को इनकार है, तस्दीक करने के बाद सही है तो हाथ उठाकर कहिए कि जो भी उम्मीदवार एमआईएम का होगा हम उसे साथ देंगे। उठाइए हाथ। आपके आजू बाजू में जिसकी हथेली नहीं उठी हो, उसकी खुजली अगर हो तो उसके हाथ को उठवाइए। अगर कोई सवाल हो तो हमसे पूछे, उठाइए हाथ। मैं ऊपर वाले को गवाह रखता हूं, साक्षी रखता हूं। हे खुदा, हे ईश्वर, मोबाइल में ली गई तस्वीरें तो डिलीट हो जाएंगी, लेकिन तूने जो यहाँ की तस्वीर खींची है इसको दुनिया की कोई ताकत डिलीट नहीं कर सकती। तू गवाह रहना कि यहाँ के लोगों ने विश्वास दिलाया है कि हम एमआईएम का साथ देंगे। अगर आपने एमआईएम का साथ दिया, यकीन जानिए समाज की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। ये इंसाफ की आवाज सिर्फ इमामगंज ही नहीं बल्कि इमामगंज की आवाज पूरे बिहार तक पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय मीम, जय भीम।